देखिए क्वेश्चन नंबर अब 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या चीज कर रहा है आप उसको समझिए, है ना। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है, ठीक है। पर्यावरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखते हो। यानी यहां पर आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं या आप किताब में जो पढ़े हैं आप उसको भी लिख सकते हैं, समझे। यहां पर जो बोल रहा है पर्यावरण में, पर्यावरण मतलब क्या चीज? जो हमारे आसपास के जो वातावरण है ना, में गिरावट, यानी उनकी क्या चीज? गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हो। यानी अपने आसपास जो ऐसे कुछ गिरावट देखे हैं उसका क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। देखिए यहां पर अब उसका आंसर यहां से स्टार्ट होता है, जैसे यहां पर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, यहां पर पॉइंट 3, यानी इस तरह से कुछ यहां पर हम लाए हैं इसको, है ना। क्योंकि आप लोग को मेहनत ज्यादा नहीं लगी इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं, है ना। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? पर्यावरण, इसे क्या होता है ससुरा, इसी से हिल रहा है जी। हाँ ठीक है। ए भाई, कुछ है क्या इसमें? ये देखिए हो रहा है, नौटंकी करता है जी। देखिए यहां पर जो बोल रहा है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हो। यहां पर ये क्वेश्चन ही बोल रहा है, यहां पर यहां तक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ही है, उत्तर यहां से स्टार्ट होता है। मेरा टाइपिस्ट महोदय जो इतना, यूं बोले तो इतना एडवांस है कि आंसर में भी क्वेश्चन को घुसेड़ दे रहा है जबरदस्ती, है ना। तो आपका उत्तर यहां से स्टार्ट होता है, वहां से देख करके हड़बड़ाना नहीं है उसको, है ना। आपका आंसर यहां से स्टार्ट होता है। बोला है कूड़े कचड़े, क्या चीज? कूड़े कचड़े और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषित कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषित क्या चीज है? जो हमारे आसपास में जो कूड़े कचड़े हैं, जो हमारे आसपास में कूड़े कचड़े देखने को मिलते हैं, अवांछित गंदगी यानी कहीं पर जो गंदगी पड़ा होता है, इकट्ठा किया होता है, और वायु, जल, वायु और भूमि का दूषित होना। जैसे जल होता है दूषित, जब कूड़ा कचरा गया, केमिकल वगैरह जल में गया तो जल दूषित हुआ। जब अगर उसको हम कुछ टायर वगैरह है वैसे प्लास्टिक वगैरह को जब जलाएंगे तो उसे धुआं उठेगा, उसे वायु प्रदूषित हुआ। और ये पूरा ओवरऑल किसको प्रदूषित करता है? तो भूमि को प्रदूषित करता है। तो भूमि का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं समझ में आ गया। पहले क्या करना है, उसका डिफिनेशन लिखना, क्योंकि दीर्घ उत्तर प्रश्न है, यानी लंबा आप इसको उत्तर खींचिए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना। तो पर्यावरण में गिरावट के बहुत से उदाहरण हैं जिनसे कुछ निम्नलिखित हैं। बहुत से उदाहरण देखते हैं, लेकिन हम वहां तो यहाँ पर सबको लिख से आप उतना एग्जाम में लिख नहीं सकते हैं। हमें 5 नंबर लेना है, हमें कोई यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठे हैं हमें उसके बारे में पूरा लिखना है, 500 1000 शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ उससे 5 मार्क्स लेना है। तो हम यहाँ पर कुछ जो निम्नलिखित बिंदु है उसको लेकर के आए हैं, जिसमें पहला आपको जल प्रदूषण के बारे में है ना। जल प्रदूषण क्या चीज है? तो नदियों, झीलों और समुद्रों में बहाए गए जो कूड़े कचड़े, बहाए गए क्या चीज? कूड़े कचड़े और औद्योगिक अपशिष्ट, अवशिष्ट पदार्थ। यहां पर आप इसको आगे अगले जोड़ सकते हैं, यहां पर अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ
यानी जो क्या चीज जो निकलता है, मतलब गंदगी वगैरह जो निकलता है, उसे जल को क्या करता है, प्रदूषित करते हैं, और इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाते हैं। अब ये सब जब जल में जाता है तो क्या हो जाता है, देखिए जल क्या चीज होता है, यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री लगा है, जो कि आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे बेसिकली। लेकिन जल क्या चीज होता है, H2O, हम लोग का H2O स्टडी है ना, तो H2O इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो क्या होता है कि जल में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब उसको कमी होने से जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं, और जहाजों से जो रिसने वाले तेल से समुद्री जीवों को हानि होती है। अब जहाजों से जो तेल कभी कभी रिसने लगता है ना, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उससे जो समुद्री जीव हैं उनको भी हानि होती है। यहां तक समझे। अब हम अगला बिंदु पर चलते हैं, है ना, अगला बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु ये रहा आप लोग के सामने, यहां पर जो दिखाई दे रहा है ख, है ना, आप इसको दूसरा नंबर भी दे सकते हैं या ख भी कर सकते हैं। तो वायु जो प्रदूषण पर, इसमें क्या है, वायु प्रदूषण, है ना, ये क्या चीज है, वायु प्रदूषण, इसमें ये भी हो गया। अब देखिए ये क्या चीज है, वायु प्रदूषण, है ना। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है, तो कारखानों के धुएं तथा मोटर वाहनों के धुएं, कारखाना में भी, कारखाना से क्या निकलता है, आप देखिए कहीं भाटा वगैरह होगा तो बहुत धुआं निकलता है ना। तो जहां कारखानों से धुएं तथा मोटर वाहनों से धुएं वायु को क्या करती है, प्रदूषित करते हैं, और इससे मानव स्वास्थ्य को और वन्य जीव दोनों को ही हानि होती है। अब देखिए जो वायु प्रदूषित होती है उससे सिर्फ और सिर्फ जंगली जीव नहीं बल्कि उसके साथ साथ मानव जीव की भी हानि होती है। हम लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो पूरे यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में 20% है ना। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, और ऊपर से इस तरह से प्रदूषित होगा तो लोगों का स्वास्थ्य का हालत क्या होगा, आप उसको समझिए थोड़ा सा, है ना। अब अगला है ग, भूमि प्रदूषण। अब भूमि प्रदूषण क्या होता है भाई, है भाई, इसको समझिए भूमि प्रदूषण क्या होता है ना। देखिए भूमि पर कारखानों, कैसे भूमि प्रदूषित होती है भाई, तो भूमि में कारखानों द्वारा, घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कचरा क्या होता है, भूमि में क्या लगाया जाता है, कारखाना वगैरह होता है। हम लोग सभी लोग तो भूमि पर ही है ना, घर वगैरह भूमि पर है। लेकिन जो कचरे होते हैं, जो कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है। बहुत अधिक मात्रा में लोग खाद डाल रहा है, अब सोच रहा उसको तो फायदा हो रहा है, खाद डाल रहा है तो ज्यादा उपज रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको नुकसान भी हो रहा है। आने वाले भविष्य में उसको उर्वरकता जो क्षमता है मिट्टी में वो खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो जो वो उत्पादन कर रहा था वो भी काम से गया। आप उसमें आप अगर ज्यादा लोग खाद डालेगा, केमिकल वगैरह डालेगा तो वो भी जीवन के लिए हानिकारक है, समझे। तो यहां पर समझ में आया। तथा उर्वरक भूमि को प्रदूषित करते हैं, खाद क्या करते हैं, भूमि को प्रदूषित करते हैं। भूमि को प्रदूषित करते हैं, राइट, भूमि को प्रदूषित करते हैं। तो देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है, और इससे
इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं। यानी आप जो है इसके अलावा और भी उदाहरण लिख सकते हैं। आप वनों की कटाई के बारे में भी लिख सकते हैं, है ना। आप जो भूमि जल धीरे धीरे कम हो रहा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अत्यधिक सिंचाई के कारण भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के उदाहरण आपके सामने हैं, लेकिन हमें वहां पर उसको पूरा अपना ज्ञान को रिप्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि हमें उसे मार्क्स लेना है। इसलिए आप इतना भी लिखेंगे तो आपको यहां पर नंबर मिलेगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर और समझिए उसको। यहां पर क्या बोल रहा है उसको समझिए। बोल रहा है कि दो वर्गों, है ना, बोल रहा है दो वर्गों के विकास के लक्ष्य किस प्रकार परस्पर विरोधी हो सकते हैं। क्या चीज बोल रहा है, दो वर्ग का जो है वो विकास के लिए तो किस प्रकार से वो क्या हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं। यानी विरोधी हो सकते हैं मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो सकते हैं, समझे। ये किस प्रकार अपोजिट हो सकते हैं आप उसको समझिए। यहां पर देखिए, देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति है उनका लक्ष्य और विकास का मतलब भिन्न भिन्न होता है। आप डे वन से देखते आ रहे हैं कि सभी लोगों का जो लक्ष्य होता है वो अलग अलग होता है, समझे। यहां पर देखिए क्या होता है, सभी लोगों का विकास का मतलब अलग अलग होता है ना। और देखिए कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। अब हम देखिए यहां पर आपको एक उदाहरण बताए थे। क्या आपको उदाहरण याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए हम आदिवासी और एक उद्योगपति का उदाहरण लिए थे, जिसमें आदिवासी का मतलब बताए थे अगर कोई बांध है तो अगर उनका वो विरोध कर रहे हैं आदिवासी, तो कहीं ना कहीं जो उनका जुड़ाव है उससे, और वो जो बांध है वो क्या कर रहा है, हमें नुकसान ही कर रहा है। लेकिन एक उद्योगपति है, वो उद्योगपति क्या चाहता है कि और बांध बने और उसमें पानी जमा हो और इससे हम बिजली उत्पादन करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये क्या होगा, एक आप देखें कि आदिवासी के लिए ये विनाशकारी शामिल हो रहा है, साबित हो रहा है, लेकिन एक उद्योगपति के लिए लाभदायक हो सकता है। यानी क्या बोल रहा है, प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी हो सकता है, समझे। जिसमें यहां पर उदाहरण के थ्रू आपको यहां पर समझाया है, इसको समझे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बेटर समझ में आएगा आप लोग को, है ना। आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है नदी पर बांध, ये तो सोच रहा है इसे हो रहा है जी। ये नदी पर बांध बनाना वहां के लिए किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, तो वहीं एक बांध निर्माणकर्ता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए विकास और लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, समझे। यहां पर अगर कहीं बांध बनाता है तो उस आसपास के कोई बड़ा सा बांध बन रहा है, ठीक है, कोई बड़ा सा बांध बन रहा है, तो उसके जो आसपास के लोग रहने वाले लोग हैं, उसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो समझेंगे कि हमारे लिए क्या है, विनाशकारी शामिल हो सकता है, क्योंकि उन्हें वहां उस प्लेस को छोड़ करके वहां से बाहर निकलना होगा, वहां से हटना पड़ेगा, है ना। लेकिन वहीं पर एक जो लक्ष्य है उसका क्या है, वो व्यक्ति क्या चाहता है कि हम यहां बांध बना करके क्या हो सकते हैं, अपना लाभ उन्हें मिल सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सभी व्यक्ति के लिए क्या होता है, विकास का मतलब अलग अलग होता है। क्या यहां तक समझ में आया? अब देखिए
अब यहां पर आप विकास के मतलब अलग अलग समझ गए कि क्या क्या होता है ना। आप यहां पर पूरे अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि कई बार इसके कारण विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं जो कि किसी देश पर नागरिकों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है ना। कभी कभी यानी उस देश में रहने वाले उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। यहां तक समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहां पर ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम दीर्घ उत्तर प्रश्न तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या चीज है, आय के अतिरिक्त और कौन से अन्य कारण हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूएनडीपी मेथड याद है आप लोग को, और विश्व बैंक का जो मेथड है वो भी आप लोग को याद है। तो यहां पर जो बोल रहा है आय के अतिरिक्त, आय के अतिरिक्त और कौन से अन्य कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए उसका आंसर आप यहां पर नीचे देखिए। यहां पर बोल रहा है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ आय ही कारण नहीं हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसी प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका समाज में कई कारणों के द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रण से केवल भौतिक वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़ा, गाड़ी ही खरीदी जा सकती है, बट ऐसे डिग्निटी वगैरह, गरिमा वगैरह नहीं खरीदा जा सकता है। यानी यहां पर सीधा सीधा कह रहा है कि जो मानव है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। आप चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हो या मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो या मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो, या हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, आप अगर हर जगह देखेंगे तो मानव क्या चीज है, मानव एक सामाजिक पार्ट है, समाज का हिस्सा है, और वो जितना कुछ भी करना चाहता है वो अपने गरिमा के लिए करना चाहता है। ऐसे अगर हमारे अगर सिर्फ और सिर्फ उसका आय ही चाहिए उसे, जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जीवन जीने के लिए सिर्फ अगर उन्हें आय की ही आवश्यकता होती है, तो हमारे संविधान में यह प्रावधान नहीं किया जाता कि उन्हें डिग्निटी, धार्मिक आजादी, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, इन सारी चीजों, शिक्षा की आजादी, इन सारी चीजों की मांग नहीं होती और नहीं प्रावधान किया जाता। समझे। तो ये सारे कारण हैं, आप बहुत सारे कारण लिख सकते हैं इसके बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। बड़ा आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता क्यों है। देखिए यहां पर जो बात कर रहा है आर्थिक विकास, यदि आप पैसे से मजबूत होना चाहते हैं, आप जैसे कोई लोग कहना चाहता है ना कि भाई हम पैसा से मजबूत होना चाहते हैं, आप भाई पैसे से जब मजबूत होना चाहते हैं तो आर्थिक विकास की अनिवार्यता क्यों पड़ी है, बताओ। आर्थिक विकास की अनिवार्यता क्यों पड़ी है, क्यों है। जब सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या चाहिए, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता, पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। सिर्फ पैसा का ही विकास करना है तो पढ़ना क्यों जरूरी है, यानी क्यों अनिवार्य है, उसी चीज को बताना है। देखिए आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता क्या क्या है उसको समझिए निम्न बिंदु से। इससे ज्ञान वह दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता, ज्ञान, यानी आपके अंदर वो कैपेसिटी आता है, एफिशिएंसी आता है, आपके अंदर ज्ञान आता है, नॉलेज बढ़ता है। आप लोग को जैसे ये बहुत सारे बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम यूं तो एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं और चोरी चलती है और एग्जाम पास हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी ख्याल रखो भाई कि आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो, यहां पर है ना, इसीलिए चैप्टर दिया हुआ है। आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। यहां पर है ना, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता क्यों है, क्यों है। तो पहला कारण है कि इससे क्या होता है, ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, इससे ज्ञान प्राप्त होता है और एफिशिएंसी, दक्षता प्राप्त होती है। रोजगार का स्तर बढ़ता है, इससे क्या होता है,
रोजगार का भी स्तर बढ़ता है। जहां पढ़े लिखे लोग रहेंगे ही नहीं, नॉलेज से कोई काम नहीं लेंगे, बस सिर्फ ताकत दिखाते हुए चलेंगे, तो क्या होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा? डेफिनेटली इसका आंसर नहीं ही होगा। समझे? तो इसे क्या होता है, रोजगार का स्तर बढ़ता है। अब देखिए, नई तकनीकों के प्रयोग का स्तर बढ़ता है। नई तकनीकों का प्रयोग का स्तर बढ़ता है। क्यों स्तर बढ़ता है? भाई पढ़े लिखे लोग होंगे तब तो इस बोर्ड को बनाए, पढ़े लिखे लोग होंगे तब तो ये ऐसा मोबाइल OnePlus का बनाए, पढ़े लिखे लोग होंगे तब तो ये मैक बनाए और कैमरा बनाए। अगर अनपढ़ लोग होते तो क्या ऐसे बना पाते? तो पढ़ने लिखने से क्या होता है कि नई तकनीकों का प्रयोग का स्तर बढ़ता है। अब लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। लोग पढ़ते लिखते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए क्या होती है, जागरूकता बढ़ती है। तो आप में से कई लोग अगर समझे होंगे जियोग्राफी को, इसको समझे होंगे, तो आपका मन में कहीं ना कहीं ये भावना आया होगा कि भाई हम भी पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, हम भी लोगों को मना करते हैं कि पेड़ को नहीं काटो, काटो बट आपका जितना यूज है बस उतना ही काटो, और उन्हें लगाने का भी प्रयास करो। आप एक काटो तो दो लगा दो, है ना? तो ऐसे ये कारण होते हैं। अब देखिए अगला है कि नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अब जैसे हमें कोई उद्योग लगाना है, कोई व्यक्ति है जो उद्योग लगाना चाहता है, तो भाई वो कब लगा पाएगा उद्योग? उद्योग कब लगाएगा? जब उसके अंदर नॉलेज होगा। अब हम ये बोर्ड ला लिए हैं, अब हमको चलाने आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम किसको लगाएंगे? क्यों? इससे अच्छा तो व्हाइट बोर्ड था, है ना? तो क्या होता है, स्थापित करने की क्या होती है, क्षमता बढ़ती है। यहां तक क्लियर समझ में आया? आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर एंड आई मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? देखिए यहां पर विकसित देश तथा विकासशील देश में क्या अंतर होता है? टाइपिस्ट महोदय ने यहां थोड़ी बहुत अपनी अवेयरनेस को दिखाया है कि वो अवेयरनेस खो बैठे हैं, ठीक है ना? यहां पर इनको अलग अलग करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, है ना? आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो इसको अलग अलग कर लेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ विकसित देश लिखेंगे और एक तरफ विकासशील देश लिखेंगे, है ना? तो यहां पर आप समझते जाइए। और विकासशील तथा विकसित देशों में निम्नलिखित अंतर होते हैं। विकासशील देश, यहां पर आप देखिए जो कई अंतर हैं आप उसको समझिए, है ना? एक तरफ आप क्या लिखेंगे, एक तरफ विकासशील देश लिख लेंगे और एक तरफ विकसित देश लिखेंगे, है ना? अब विकासशील देश के बारे में देखिए, यहां पर जो नई तकनीकी वह विकसित उद्योग, यहां पर तो विकसित देश का ये कारण है। विकसित देश में क्या होता है कि आपको नई नई तकनीकें देखने को मिलेंगे, है ना? और विकसित उद्योग, वहां पर उद्योग विकसित देखने को मिलेगा, है ना? जैसा कि हम लोग विनिर्माण उद्योग में पढ़े थे कि उद्योग के बिना हमारा जो इकोनॉमिक पावर है वो बिल्ड हो ही नहीं पाएगा, है ना? जो कि टर्सरी सेक्टर के अंदर में आता है। नेक्स्ट सेक्टर अगला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है कौन सा, विनिर्माण। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर उसी बेस्ड है ना? तो उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए उच्च स्तरीय रहन सहन, रहन सहन क्या हो जाता है, उच्च स्तर का हो जाता है, लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है ना? आगे देखिए उच्च प्रति व्यक्ति आय हो जाता है, उनका इनकम क्या होता है, अधिक हो जाता है, उच्च हो जाता है, यानी उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है। साक्षरता दर उच्च होता है, पढ़े लिखे लोग अधिक मिलेंगे। वहां पर क्या होता है, साक्षरता दर अधिक होता है ना? और देखिए लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हो जाती है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर पर नियंत्रण हो पाता है। अब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अब इसलिए आप देखेंगे केरला और हरियाणा के बारे में आप देख पाए होंगे कि प्रति व्यक्ति हरियाणा का ज्यादा है बट कि केरल का कम है, लेकिन वहां शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है ना? तो उससे इन सारी चीज देखने को मिलता है। अब देखिए विकासशील देशों के बारे में आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर उद्योग आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, यानी बहुत पिछड़े लोग होते हैं औद्योगिक रूप से आप देखेंगे तो। अब जो निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। साक्षरता दर में कमी,
यहाँ पर साक्षरता दर आपको कम देखने को मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे। सामान्य रहन सहन होता है, यहाँ पर कोई आपको अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं देखने को मिलेगा, वही जनरल जो पहले से चलते आ रहा है वही चीज आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको लाइफ स्टाइल में कोई से भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, यहाँ पर स्वास्थ्य का अभाव होगा जिसमें अधिक मृत्यु दर होगा, है ना। जन्म तो होता ही है, जन्म तो विकसित या विकासशील दोनों में होता है, लेकिन मृत्यु दर यहाँ पर क्या होगा, अधिक देखने को मिलेगा, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। अब देखिए ये जो स्थान है, कई लोग ऐसे दावा करते हैं कि भाई अभी 132 है, अभी 134 है, 132 है। ये क्या होता है, समय के अनुसार बदलते रहता है, समझे। तो आप इसमें ज्यादा दावा नहीं करेंगे। जब आपसे अगर करंट में एक बार 2023 में 134 बताया गया था, है ना, 2023 में 134 था। एक जगह हम क्वेश्चंस बैंक देख रहे थे, क्वेश्चन बैंक में 136 था। तो आप इसको करंट टाइम में देख लेंगे, और नहीं तभी आप अगर वर्तमान 2023 के अनुसार लगाएंगे तो 2023 के अनुसार 134 है ना। तो यहां पर 136 की जगह में आप 134 भी कर लेंगे। आपको 2021 में 132 था, है ना। तो ये अलग अलग समय में चेंज होते रहता है, समझे। इसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। आगे चलिए, देखिए विकास की धार्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए धार्यता वाला आपसे क्वेश्चन हम करके करवाए थे, देखिए पीछे हम करवा चुके हैं। आप लोग को नहीं याद होगा तो हम एक बार बता देना चाहते हैं कि धार्यता वाला आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। धार्यता वाला आपको हम बताए हैं, ये देखिए यहां पर बोल रहा है कि क्या चीज, धार्यता का विकास, धार्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना। और यहां से इसको रिलेट करेंगे तो आपको यहां पर भी समझने को मिलेगा कि विकास की धार्यता कि क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जिसमें विकास की धार्यता की विशेषताएं निम्न है, जिसमें साधारण जो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, है ना, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतर प्रयोग करना, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद करना, और संसाधनों के पुनः उपयोग व सक्रिय प्रक्रिया को ढूंढना, कोढ़ना नहीं ढूंढना। यहाँ पर इसको सुधार लेंगे आप लोग, है ना। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होता, है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए क्या होगा, को ढूंढना, को ढूंढना या ढूंढना। अब यहां पर ऐसे कर सकते, ढूंढना या खोजना, प्रक्रिया को खोजना, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिखिए खोजना, खोजना, समझे। ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन से क्या समझते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन है और दूसरा गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो आप इन दोनों से क्या समझते हैं उसी के बारे में यहां पर बताना है, ठीक है। क्या समझते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन, या आप इसको यू बोले तो अनवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं, समझे। तो इसमें क्या होता है कि भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। फसल और पौधों की जो तरह इन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहां भी हम इन संसाधनों का उचित उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे, और गैर नवीकरणीय संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन वह है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, और इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए कोयले का अति उपयोग करने से यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। कोयले के पुनः
बहुत वर्षों का समय लग जाता है। देखिए यहाँ पर जो है क्या है, आप नवीकरणीय संसाधन मतलब आप इसको यूं बोले तो जैसे जल है, जितना बारिश हो रही है आप उतना ही यूज कर रहे हैं तो आपका वो तुरंत भरपाई कर दे रहा है। लेकिन आप यूं बोले तो जितना बारिश हो रहा है आप उससे दुगना तिगुना यूज कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में गैर नवीकरणीय साधन की ओर हमें स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गैर नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वो क्या होता है, एक बार आप यूज करें तो वो और उसका एक निश्चित भंडार होता है और एक बार यूज करने के बाद आप उसको पुनः यूज नहीं कर सकते हैं और उसका भंडार हजारों लाखों साल में बनता है। ठीक है, तो हम आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विकास क्या है और राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत किन पक्षों को लिया गया है, किन विचारों को लिया गया है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ना। यूं बोले तो हम इसका स्टार भी लगा देते हैं, डबल स्टार, है ना। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है और हो सकता है कि आज का शायद लास्ट ही क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोल रहा है राष्ट्रीय विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि की सुविधाएं और विकास। जिन देशों में यह सभी चीजें जितनी अधिक विकसित होती है उसे विकसित देश कहा जाता है और जिनमें कम विकसित होता है तो उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। इनके अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को लिया गया है या निम्नलिखित विचारों को लिया गया है। विकासशील देश किसे कहते हैं, विकसित देश किसे कहते हैं। आप इसका पहले क्या लिखेंगे, पहला आप इसका उदाहरण यानी इसका परिभाषा लिख लेंगे, इसके बाद जो उसके विभिन्न मुद्दे हैं उसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो पहला है, पहला आपको देखने को मिलेगा कि निजी विकास के अंतर्गत एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है। निजी मतलब अब जैसे निजी विकास, अब निजी आदमी को हम जोर देंगे, जैसे हमें अगर किसी लोगों के विकास, अब हम चाहते हैं कि कोई जॉब दे रहा है तो जॉब दे रहा है, मेरे पास उसका परामर्श आया कि भाई आप जो है ना आप ऐसे व्यक्ति को खोजो जो ये जॉब लायक हो और इस जॉब पे जो क्राइटेरिया है उसको फिल कर रहा हो और इसके लायक काम कर रहा हो। तो क्या करेंगे कि लोग हम अपने निजी व्यक्ति को खोजेंगे, है ना। तो इसी यहाँ पर जो बोल रहा है कि निजी विकास के अंतर्गत एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है, यानी हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, है ना। जबकि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग सही है। राष्ट्रीय विकास क्या होता है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार निर्णय लेती है। हम लोग क्या करते हैं, सभी जनता सरकार को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वोट देते हैं, इसके बाद चुनाव होता है, चुनाव के अंदर वो जीत करके जाते हैं और वो जीत करके क्या होता है, राष्ट्रीय विकास के हित में क्या करते हैं, वो काम करते हैं, है ना। तो क्या इसके अंतर्गत सरकार निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग सही है। अब दूसरा है इसमें कि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत हमें यह भी सोचना होगा कि क्या करने का कोई बेहतर तरीका है, यानी हमें कुछ करना है तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका है। हमें अगर बुलेट ट्रेन चलाना है, वंदे भारत चलाना है, तो वंदे भारत चलाने के लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है, कौन से शॉर्ट मार्ग हो सकते हैं, है ना। ये तरीके क्या करते हैं, ढूंढते हैं। अब देखिए अगला जो है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिनसे अधिकतम लोगों को लाभ होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वैसे कार्यक्रमों को लागू करते हैं जिसमें अधिकतर, अगर राष्ट्रीय विकास की हम बात कर रहे हैं और किसी निजी व्यक्ति को हम लाभ देते हैं तो फिर हम उसको राष्ट्रीय विकास ही क्यों बोलेंगे। तो राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत क्या करते हैं हम, पूरे यानी होल पीपुल यानी बहुत सारे लोगों के यानी विकास के अंतर्गत क्या होता है, केवल उन्हीं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिनसे क्या होता है, अधिकतम लोगों को लाभ होता है ना। अगला देखिए कि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत विचारों की भिन्नता तथा उनके समाधान के बारे में निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। यानी राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत विचारों की भिन्नता तथा उन्हें, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उन्हें बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भारत है, भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है और हमारी पहचान है ये यूनिटी में डाइवर्सिटी। यूनिटी इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज यूनिटी, यानी अनेकता में एकता। डाइवर्सिटी
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे विचारधाराएं उत्पन्न होती है, बहुत सारे विचार, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। तो उन सारे विचारों को क्या करना पड़ता है, लेना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहां तक आज की क्लास समाप्त होती है ना। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ तो यदि इसको पीपीटी वगैरह नोट वगैरह चाहिए तो सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिला दिया हुआ है, वहां से आप सारा चीज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, है ना।